बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग ओ लेवल का पेपर 1-3 डिस्कस करेंगे जो कि MCQs पे मुश्तमिल है, जो कि अक्टूबर नवंबर 2023 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शंस डज नॉट रिड्यूस द ओनर्स कैपिटल। कौन सा अमल होगा जिसमें ओनर्स का कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, बिजनेस एक्सपेंसेस पेड यूजिंग अ पर्सनल चेक। जिससे एक्सपेंसेस पे करे ओनर अपने पर्सनल चेक से, मीन वो अपने पर्सनल फंड से इसको पे करे बिजनेस के एक्सपेंसेस को, जिसके उससे ओनर का कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा। रिमेनिंग में कैश विड्रॉ करेगा बैंक अकाउंट से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पर्सनल यूज़ के लिए, फिर भी उसका कैश रिड्यूस होगा, जिससे उसका ओनर्स का कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग है, ओनर का कैपिटल रिड्यूस होगा। गुड्स भी लेगा, इन्वेंट्री लेगा, जिसको परचेजेस जिससे रिड्यूस होंगी उससे ओनर कैपिटल रिड्यूस होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस पे करेगा बिजनेस कैश से, देन भी उसका कैपिटल रिड्यूस होगा। सेकंड वन है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सी है जिसमें एसेट्स लेस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ये होता है, या इसको ये कर लें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी होता है सही। वट कुड अ क्रेडिट बैलेंस ऑन लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट। कौन सा होगा जो कि क्रेडिट बैलेंस शो करेगा लेजर में। अक्रूड इनकम है जिसमें हमने इनकम अर्न कर ली है लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुई, ये भी हमारा एसेट होगा, ये भी डेबिट बैलेंस होगा। एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। प्रीपेड इनकम है, ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगी क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, मीन अभी हमने अर्न नहीं की लेकिन हमें रिसीव हो गई है, दैट इज़ प्रीपेड इनकम, ये लाइबिलिटी होगी और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। फोर्थ वन है, एडन परचेज गुड्स फ्रॉम जे एंड पेड फॉर देम बाय बैंक ट्रांसफ़र। When he received a statement of account, J says he has not received the payment. एडन परचेज करता है जे से गुड्स और उसने पे की है बैंक ट्रांसफ़र से, और जब उसने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीव की है तो जे ने उससे कहा कि उसके पास कोई उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो वो उसके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो चेक कर सकता है कि उसने पेमेंट की है कि नहीं। तो वो बैंक स्टेटमेंट है जिससे वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे वो कर सकता है, जिससे ये हमें पता चल सकता है कि हमने पेमेंट की है कि नहीं। हमारे अकाउंट से तो वो ट्रांसफ़र हुई हो सकता है किसी और के अकाउंट में गलती से हो गई हो, किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो गई हो, तो इसलिए इस बैंक स्टेटमेंट से चेक किया जा सकता है। क्योंकि चेक काउंटरफोलियो होता है, चेक तो हमने लिख दिया, काउंटरफोलियो पे भी हमने लिख दिया कि जे को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो बैंक में ओरिजिनली किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है वो देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट से। देन है फिफ्थ वन, एट द एंड ऑफ द मंथ हाउ इज़ द टोटल फ्रॉम द सेल्स जर्नल रिकॉर्डेड इन द लेजर। एंड ऑफ द मंथ जो टोटल सेल्स जर्नल का टोटल होगा वो कहाँ रिकॉर्ड, कौन से लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, उसके जर्नल लेजर में करेंगे सेल्स अकाउंट के। And then 6-1 है, a customer paid $15,600 to a supplier after receiving a 2.5% cash discount and a trade discount of 20%. What was the total of the invoice entered in the purchases journal? कौन सी उसकी अमाउंट होगी जो कि इनवॉइस पे रिकॉर्डेड होगी। अब जो 20% है वो तो एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट जो ट्रेडर उसको दे देता है, कस्टमर को सप्लायर दे देता है, उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन 2.5% 2.5% है, ये रिकॉर्ड की जाती है। तो उसमें देखेंगे ये उसने 2.5% डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट लिया है, उसके बाद नेट अमाउंट थी 15,600। तो उसमें ये पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट होगी उस पर जो उसने इनवॉइस अमाउंट उसको मिली होगी। मींस कि ये 15,600 जो है ना 97.5 है, जिसमें 2.5% और अगर अब कितने होंगे
टोटल अमाउंट ग्रॉस अमाउंट कितनी होगी। तो ग्रॉस अमाउंट हम निकालने के लिए नेट अमाउंट हमारे पास 15,600 है, कैश डिस्काउंट है 2.5%, और ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगी, गिवन अमाउंट जो हमें दी गई होगी उसको डिवाइड करेंगे गिवन परसेंटेज, जो इसकी परसेंटेज होगी गिवन अमाउंट की। गिवन अमाउंट हमारे पास 15,600 है और इसकी परसेंटेज कितनी है, जब डिस्काउंट तो है 2.5%, तो 97.5 ये 15,600 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 97.5 ये इसकी, और मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंट हमें क्या रिक्वायर्ड है, 100% रिक्वायर्ड है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,000, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 7th नंबर है, अ ट्रेडर मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस्ड सिस्टम। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज $120। द पेटी कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून वर, और ये उसकी ट्रांजैक्शन थी जो पेटी कैश की थी। रिसीव किया था उसने कस्टमर से 21, और पेमेंट्स की हैं स्टेशनरी के लिए, पोस्टेज, क्लीनिंग, और पेमेंट की है सप्लायर को $40 की। और कितनी अमाउंट होगी जो कि पेटी कैशियर उसको रीस्टोर करेगा इम्प्रेस्ड में, तो 74 होंगे। ये कैसे होंगे, ये देखें, रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये हम प्लस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट्स जो होंगी वो लेस होंगी, वो पेमेंट्स हैं। ये रिसीट है चूँकि 21, ये हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और रिमेनिंग 25 जो पेमेंट की है स्टेशनरी की, पोस्टेज की 10, क्लीनिंग की 20, पेमेंट की सप्लायर को की है 40 की। ये टोटल अगर 95 ये लेस अमाउंट होगी, नेगेटिव अमाउंट होगी, ऊपर वाली 21 पॉजिटिव अमाउंट होगी, नेट अमाउंट आ जाएगी नेगेटिव की 74, और ये अमाउंट जो रीएम्बर्स अमाउंट होगी रीस्टोर करेगा कैशियर उसको, पेटी कैशियर को। तो ये 74 करेक्ट अमाउंट होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी बी। देन 8 नंबर, पोलास ट्रायल बैलेंस कंटेन्स एरर्स। इसमें कुछ एरर्स हैं ट्रायल बैलेंस में, इसमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, और एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कह रहा है कि इसका करेक्टेड ट्रायल बैलेंस होकर टोटल कितना होगा। अब इसमें करेक्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे, फिक्चर एंड फिटिंग डेबिट होती है जो कि एसेट है, हीट एंड लाइट एक्सपेंस है ये भी डेबिट होते हैं, परचेजेस भी डेबिट होती हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस है ये भी डेबिट होते हैं, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं, ट्रेड पेबल्स ये भी लाइबिलिटी है ये भी क्रेडिट होता है, ट्रेड रिसीवेबल 5500 ये एसेट है तो ये भी डेबिट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी बन जाती है जब ओवरड्राफ्ट होता है बैंक, तो ये 1000 ये क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल भी क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होती है हमेशा। और दोनों साइड्स पे अगर हम इक्वल दोनों साइड पे अगर हम टोटल करेंगे 24,500 बनेगा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। ये है करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, और इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है 24,500। और देन 9th वन है, द फॉलोइंग एंट्री वाज मेड इन अ जर्नल टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ एन एरर। ये है एरर करेक्ट किया है, वसीम डेबिट किया है 320 से और बैंक को क्रेडिट किया है 320 से। अच्छा, कौन सा एरर करेक्ट किया, विच एरर हैज़ बिन करेक्टेड, कौन सा एरर करेक्ट किया गया। अ चेक पेड टू वसीम 160, उसको 160 का पे किया है वसीम को चेक, वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट, जबकि वसीम को क्रेडिट कर दिया जिसको डेबिट करना था और बैंक को डेबिट कर दिया जिसको क्रेडिट करना था। मीन कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री कर दी। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, अब चूंकि रॉन्ग एंट्री की है जो कि बैंक को डेबिट कर दिया जो कि क्रेडिट करनी थी 160 से, और वसीम को 160 से क्रेडिट किया जिसको डेबिट करना था। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे एंट्री को, इसलिए 320 हुई है क्योंकि वसीम को जब हम क्रेडिट किया जिसको डेबिट करना था उसको हम रिवर्स करके लाएंगे, ज़ीरो पे लाने के लिए 160 से उसको डेबिट करना पड़ेगा, ज़ीरो पे आ जाएगा। फिर जो ओरिजिनली डेबिट करना था 160 से वो प्लस करेंगे, 160 प्लस 160 320 से डेबिट करना पड़ेगा वसीम को, और फिर बैंक को 320 से इसी तरह बैंक को भी क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इस बैंक को जब हम क्रेडिट करेंगे 160 से तो ज़ीरो पे आएगा, फिर 160 से क्रेडिट करेंगे 320 से वो क्रेडिट होगा, फिर करेक्ट होगी एंट्री। तो ये सी ऑप्शन है, ये एरर था उसमें।
विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज सस्पेंस अकाउंट, कौन सा है स्टेटमेंट है जो कि सस्पेंस अकाउंट को सही से डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज़ एन अकाउंट दैट इज़ ओपन व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डिसएग्री। सस्पेंस अकाउंट हम उस वक्त ओपन करते हैं, उसमें ऐड करते हैं ट्रायल बैलेंस में, जब दोनों साइड्स पे हमारे इक्वल ना आ रहा हो, मीन वो डिसएग्री हो रहा हो, एग्री ना हो रहा हो। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक तरफ हमारे पास 1000 आ रहा है क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे हमारे पास आ रहा है 980, तो 20 का डिफरेंस है, हम 20 को सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे ले लेंगे फॉर द टाइम बीइंग, और जब हमें एरर मालूम हो जाएगा हम सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म कर देंगे, उस एरर को करेक्ट कर लेंगे। 11.1 है, अ ट्रेडर prepared a draft income statement which shows a profit for the year 36,000। अब 36,000 उसने प्रॉफिट है, उसका ड्राफ्टेड प्रॉफिट है, और उसने फिर रिवील किया इंफॉर्मेशन, अ चेक ऑफ द बुक्स रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ड्राइंग्स मेड बाय द ओनर ऑफ $900 हैज़ बिन डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। उसने ओनर ने ड्राइंग्स मेड बाय द ओनर ड्राइंग की थी, उसने वेजेस अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। अब ये एक एरर था, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज इंक्रीज्ड बाय $20। अब $20 से इंक्रीज़ हुई थी, जिसको उसने एक्सपेंस करना था ईयर एंड पे, और इनकम स्टेटमेंट वाज चार्ज विद द टोटल प्रोविजन, उसको टोटल प्रोविजन से उसने कर दिया, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लेते हैं, जिसमें उसने टोटल प्रोविजन से उसको रिकॉर्ड कर दिया इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे। तो इसको भी हम लेस करेंगे फिर, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक 140 फॉर 1 मंथ हैड नॉट बिन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड का, और इसको 140 जो कैश डिस्काउंट अलाउड था, इसको उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया 140 को। व्हाट वाज द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, सी ऑप्शन होगा 37,000 करेक्ट। और ये कैसे होगा, ये है करेक्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,000 जो ड्राफ्टेड था। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स रॉन्गली रिकॉर्डेड वेजेस एक्सपेंस, ये रिकॉर्ड इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस में इंक्लूड हो गए थे जबकि ये ड्राइंग थी। जब एक्सपेंस चूँकि डिक्रीज़ कर देते हैं, अब अगेन जब एक्सपेंस डिक्रीज़ होंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, इसलिए इसको ऐड किया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दी थी, कितनी, क्योंकि 20 करनी थी 260 की, अब इनका डिफरेंस जो है ना वो इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, 240 से ऐड बैक करेंगे, और दोनों अमाउंट्स 900 प्लस 240 को ऐड किया 1140। अब इसमें 1140 ऐड करेंगे तो 37,140 आ जाएगा। लेस डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड हम लेस करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये रिकॉर्ड ही नहीं किया एक्सपेंस को, अब ये लेस करेंगे क्योंकि एक्सपेंस डिक्रीज़ करता है, ये पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो 140 को लेस कर देंगे तो 3700 जो है करेक्टेड प्रॉफिट होगा, जो कि सी ऑप्शन है करेक्ट। 12 नंबर है, एलिकाज कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ $100 ऑन हर बैंक अकाउंट, शी कंपेयर्ड हर कैश बुक टू द बैंक स्टेटमेंट एंड अपडेटेड द कैश बुक द फॉलोइंग आइटम्स। उसमें ये आइटम्स हैं, और क्रेडिट ट्रांसफ़र टू द क्रेडिट सप्लायर, क्रेडिट ट्रांसफ़र फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स, बैंक इंटरेस्ट पेड। व्हाट was the debit balance of the bank account after the cash book was updated, अगर कैश बुक को अपडेट किया तो उसका क्या बैलेंस होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट 113। और ये कैसे होगा, बैंक रिकन्सिलेशन बनाएंगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस $100 है, और इसमें ऐड करेंगे क्रेडिट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर ने क्रेडिट कर दिया डायरेक्टली बैंक में, तो इसको चूँकि ओनर को पता नहीं था, अब जब उसने बैंक स्टेटमेंट देखी है उसमें पता चला है, तो इसको ऐड करेंगे और ये 212 बन जाएगा, और लेस करेंगे क्रेडिट ट्रांसफ़र टू क्रेडिट सप्लायर। अब उसने कोई उसको स्टैंडिंग ऑर्डर दिया होगा कि क्रेडिट सप्लायर को ट्रांसफ़र करना है एवरी मंथ, जो भी है उसकी वो डेट आई होगी, तो वो $80 उसको ट्रांसफ़र हुए, लेकिन
बैंक स्टेटमेंट के आने पे पता चला, और बैंक इंटरेस्ट पेड किया तो बैंक इंटरेस्ट चूँकि बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है, इसको लेस करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें डिक्रीज़ कर देंगी कैश बैलेंस को, जो कि बैंक बैलेंस को। तो इन दोनों को प्लस करके लेस करेंगे 99, 80 प्लस 19 99, ये लेस करेंगे 113 होगी, जो कि बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और ये सी ऑप्शन करेक्ट है, 113। 13 नंबर है द बैलेंस ऑफ द कैश एट बैंक शोन इन द कैश बुक $1200, द बैंक स्टेटमेंट एट द सेम डेट शोज द बैलेंस टू बी 1440। अब वो कह रहा है कि उसमें कैश बुक में $1200 है, जबकि बैंक स्टेटमेंट पे 1440 है। क्या हुआ होगा? व्हाट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस? कौन सा डिफरेंस होगा? इसमें सी ऑप्शन है चेक टू सप्लायर्स 240 नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। मीन्स के उस बैंक स्टेटमेंट पे बैलेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कोई इशू किया है $240 का चेक, जो कि अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड होगा। तो अनप्रेजेंटेड होने की वजह से बैंक में ज़्यादा है, चूँकि कैश बुक में उसको माइनस कर दिया गया, डिडक्ट कर दिया गया, इसलिए उसका 1200 है, और उसमें 240 ऐड करें तो 1440 उसमें बैंक स्टेटमेंट में उसके बैलेंस है। 14 नंबर है जेन wish to make a contra entry between a sales ledger account and a purchases ledger account. The credit entry was made correctly, but the debit entry was entered in the sales return account in error. What was the effect of this error? A में होगा total purchases ledger balance were overstated, क्योंकि इसमें क्रेडिट एंट्री जो करेक्ट कर दी गई है, लेकिन डेबिट एंट्री जो है ना वो के जो कि परचेजेस में जानी थी वो सेल्स टर्न में कर दी गई है। उसमें सेल्स टर्न में होने की वजह से परचेजेस लेजर का जो ना वो बैलेंस ओवर स्टेट कर गया, इसलिए चूँकि वो इसमें डेबिट होनी थी एंट्री परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में, जिससे परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ओवर स्टेट कर गया। विच ट्रांजैक्शन इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी? कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, ये तो एक्सपेंडिचर नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेस, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। परचेजेस ऑफ न्यू कंप्यूटर, ये हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 16 सेल्स टर्न वर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज परचेजेस टर्न in an income statement. What was the effect of this error? इसका इफेक्ट क्या होगा? जो कि सेल्स टर्न इनकरेक्टली इंटर्ड होगी परचेजेस टर्न में, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी, और प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ओवरस्टेटेड। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज़ कर जाएगा, ओवरस्टेट कर जाएगा। अगर सेल्स टर्न होती तो वो सेल्स में से लेस होनी थी, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर करेक्ट होना था। 17 नंबर है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन आ नॉन करंट एसेट? नॉन करंट एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का क्या रीज़न होता है? टू बिल्ड अप अ फंड ऑफ मनी दैट कैन बी यूज टू रिप्लेस द एसेट। नहीं, बल्कि ये नहीं होता। बी ऑप्शन करेक्ट है, टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर द ईयर विच बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज़। मीन हम इसलिए इसकी कॉस्ट को स्प्रेड आउट करते हैं ईयर्स पे, ताकि जितने ईयर्स हम इसमें से बेनिफिट लें, मीन यूज़ करें इसको, उतने ईयर्स पे हम इसको स्प्रेड आउट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने $10,000 का लिया है, एसेट लिया, नॉन करंट एसेट परचेज़ किया, उसकी लाइफ 5 ईयर्स है, तो हम एवरी ईयर 2000 उसमें चार्ज करते जाएंगे एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में, ताकि उसकी कॉस्ट को स्प्रेड आउट किया जा सके। 18 नंबर है विच नॉन करंट एसेट शुड बी डेप्रिसिएटेड यूजिंग द रीवैल्यूएशन मेथड? इसमें ए ऑप्शन होगी लूज टूल्स, क्योंकि लूज टूल्स को नॉर्मली रीवैल्यूएशन मेथड से करते हैं। रीवैल्यूएशन मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसेट है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उसकी कॉस्ट है जी 2000,
डॉलर्स। तो आपने एट द एंड ऑफ द ईयर देखना है कि जी इसकी अब वैल्यू कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वैल्यू रह जाए जी $1700, तो आपने देखना है कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो 300 का डिफरेंस है, वो आपने 300 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। ये लूज टूल्स में होता है, माइंस और वेल्स में तो डिप्लीशन होती है। मोटर व्हीकल में ये भी होती है, या तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से होती है या स्ट्रेट लाइन मेथड से। ऐसे ही ऑफिस इक्विपमेंट की होती है। 19 नंबर है, मोटर वैन ओरिजिनली कॉस्ट 11,500 एंड हैज़ had been depreciated by 9,000। उसकी डेप्रिसिएशन 9,000 है। द वैन वॉज सोल्ड फॉर 2,750। हाउ शुड द प्रॉफिट आर लॉस ऑन द सेल ऑफ अ वैन बी शोन इन द डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में ये कैसे शो किया जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, 250 डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। डेबिट होगा डिस्पोजल अकाउंट में ये शो। ये देखें, ये ऐसे शो होगा। डिस्पोजल अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो इसमें ये अगर डिस्पोजल, जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे एसेट को, तो वो डेबिट होगा डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या है? मोटर वैन। तो मोटर वैन को पर्टिकुलर कॉलम में इसलिए लिखा हुआ है डेबिट साइड पे देखें। और फिर क्रेडिट साइड पे 9,000 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो जिसको हम डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी भी उसकी डेप्रिसिएशन होती है टोटल, उसको भी डिस्पोज ऑफ करते हैं डिस्पोजल अकाउंट में। तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है। अब ये देखें, क्रेडिट साइड पे इसलिए किया कि डिस्पोजल अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। और उसके बाद हमने कितना रिसीव किया? 2,750 कैश। अब इसको कैश टू डिस्पोजल अकाउंट, अब डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2,750। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास अमाउंट जो है 11,500 का तो एसेट था, उसमें डेप्रिसिएशन उसकी टोटल और कैश जितना हमने रिसीव किया है वो उससे कम है या ज़्यादा है? बल्कि उससे ज़्यादा बन रहा है, 11,750। तो 250 जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो कि प्रॉफिट होगा, क्योंकि उससे 11,500 से ज़्यादा 250 ज़्यादा हमें मिले हैं। तो इट मीन्स कि दिस विल बी प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट डेबिट साइड पे शो होता है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है तो ये होती है इनकम हमेशा। 19 नंबर है, मोटर वैन ओरिजिनली कॉस्ट 11,500। ये वही है कि हमने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करना है। और 20 नंबर है, जोसेफ सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट and maintains a provision for doubtful debts. He wants to increase his provision for doubtful debt by $400. Which journal entry record this increase in provision for doubtful debts? $400 से कहता है वो प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाह रहा है। किस वो डाउटफुल डेट की कौन सी एंट्री करेगा प्रोविजन की? इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मीन के इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 से क्रेडिट होगा। जो भी हम एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करते हैं, एक्सपेंस क्लोज करने के लिए इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है और एक्सपेंस क्रेडिट होता है। जैसे ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो रही है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 नंबर है, व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर। और इसको एडवांटेज क्या होगा सोल ट्रेडर को ऑपरेट करने का? बीइंग इंटाइटल टू ऑल प्रॉफिट मीन उसको प्रॉफिट सारे उसको ही मिलेंगे, सोल ट्रेडर को ये फ़ायदा होता है। 22 नंबर है, ईमा प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ हर फाइनेंशियल ईयर। उसकी ईमा की इंफॉर्मेशन ये है जिसमें फ़ी रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल, ऑफिस एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस, ड्राइंग्स। व्हाट वाज हर प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसका प्रॉफिट क्या होगा? डी 60,000। इसमें ये देखें उसका कैसे 60,000 आया। फ़ी इनकम है उसकी और रेंट इनकम है, दोनों इनकम को प्लस करके 89,000 उसकी टोटल इनकम आ गई। उसमें से एक्सपेंस लेस करेंगे। एक्सपेंसेस हैं जी ऑफिस एक्सपेंस और मोटर एक्सपेंस, जहाँ पे ड्राइंग नहीं आएगी, ड्राइंग कैपिटल का पार्ट है। दोनों एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, 20,000 प्लस 900 29,000 उसमें से लेस कर देंगे, 60,000 आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द
ईयर, और ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 अ ट्रेडर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसकी परचेजेज हैं, परचेजेज टर्न है, कैरेज एनवर्ड है, गुड्स टेकन फॉर एज ओन यूज़, ये ड्राइंग्स हैं उसकी परचेजेज में से। व्हाट वाज द नेट फिगर ऑफ परचेजेज, कौन सी होगी इन द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में बी ऑप्शन करेक्ट होगा 22,679। और ये कैसे होगा, ये देखें परचेजेज हैं उसकी 25,301 और लेस परचेजेज टर्न है और गुड्स टेकन फॉर अस ओन यूज़। जब परचेजेज में से इन्वेंट्री लेते हैं, इन्वेंट्री जब पर्सनल यूज़ के लिए ओनर लेता है तो वो परचेजेज में से लेस की जाती है, इसलिए ये गुड्स टेकन फॉर आवर ओन यूज़। तो ये दोनों को प्लस करके लेस कर देंगे, दोनों 1945 प्लस 1425, ये दोनों को प्लस किया 3370 आ गया। इसको परचेजेज में से लेस करेंगे तो 21,931 आ जाएगा। और कैरेज इनवर्ड इसमें प्लस करेंगे क्योंकि कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं परचेजेस पे, तो ये परचेजेस में प्लस होते हैं। तो इसकी आगे अमाउंट ऑफ परचेजेस इन इनकम स्टेटमेंट 22,679 और इसमें बी ऑप्शन में 22,679। 27 है परी एंड ईरा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Interest on capital account balance is allowed at 6% per annum. Pari is entitled to a salary of $5,000 per annum. The capital account balances at the start of the year were 60,000, 40,000 for Ira and 60,000 for Pari. The profit for the year was 27,500. How much residual profit was credited to Pari current account at the end of the year? अब इसके अकाउंट में ए आएगा और ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि परी को 8,250 मिलेंगे। बट हो दिस इज़ द डिटेल। प्रॉफिट फॉर द ईयर 27,500, इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, परी का है 60,000 मल्टीप्लाई 6%, चूँकि 6% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 6% होगा 3,600। और ईरा का है $40,000 है कैपिटल और इसका हम परसेंटेज लेंगे 6%, 24,000। और सैलरी लेस करेंगे परी की 5,000 और ये टोटल हो गया हमारे पास 11,000। 11,000 लेस करेंगे प्रॉफिट में से तो 16,500। अब इस 16,500 को इक्वली हम डिवाइड करेंगे दोनों में, परी और ईरा में। परी का शेयर होगा 16,500 मल्टीप्लाई 50% और ये 8250 आ जाएगा डॉलर्स। और ये ए ऑप्शन है 8250 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर, विच आइटम इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। और ये रिटेन्ड अर्निंग है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग के कम या ज़्यादा होने से डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट होती है। व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के फीचर क्या होते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इस पर फिक्स इंटरेस्ट होता है और रेट ऑफ रिटर्न फिक्स रेट होता है इसका। वोटिंग राइट इनको कोई नहीं मिलते क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है कंपनी की, और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वालों को, शेयर होल्डर्स को मिलता है वोटिंग राइट्स। हाउ आर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ रिकॉर्डेड आर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज अ डेबिट और सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डेबिट होती है रिसीट साइड पे। 28 नंबर है, पार गोल्फ क्लब हैड अ shop that sold golfing equipment to its members. The trier provide the following information for the shop for the year ended 31st December। और ये सेल्स ऑफ इक्विपमेंट है 5,300, ओपनिंग इन्वेंट्री है, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेजेज है, रिटर्न है, और ये कैरेज ऑन परचेजेज है। व्हाट वाज द शॉप्स ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इसका बी ऑप्शन है 2350। अब ये कैसे है? सेल ऑफ इक्विपमेंट
5300, उसमें से रिटर्न्स कैसी हैं, सेल्स टर्न आई हैं $200 की, 5100 नेट सेल्स आ गई, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री है 400 और परचेजेज हैं 2700, कैरेज इनवर्ड प्लस करेंगे 100 और लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 450, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल 2750, इसको लेस करेंगे 5100 में से तो 2350 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये बी ऑप्शन होगा 2350 करेक्ट। 29 नंबर है, विच ऑप्शन कंटेन्स ओनली इनडायरेक्ट कॉस्ट, कौन सी ऑप्शन है जिसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ है, कैरेज इनवर्ड ये कॉस्ट होती है डायरेक्ट, इसमें नहीं आएगा, और उसके बाद कैरेज इनवर्ड फिर है बी ऑप्शन में, ये नहीं आएगा। सी ऑप्शन है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री रेंट ये भी इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री ऑफ वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर ये भी इनडायरेक्ट है, और डी में रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है। 30 नंबर है, द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज हायर एट द end of year 2 than it was at the year 1. No additional capital has been introduced during year 2. What does this mean? एक कंपनी का था जो कैपिटल था बिजनेस का दूसरे साल में ज़्यादा था पहले साल की निस्बत, लेकिन कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया दूसरे साल में, तो ये कैसे हुआ, तो ये बी ऑप्शन होगा, द बिजनेस हैज़ मेड अ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट आता है तो ये कैपिटल को इंक्रीज़ कर देता है, तो इसलिए ये प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, हैज़ मेड अ प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल और लॉस डिक्रीज़ कर देता है। दो चीज़ें प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती हैं, दो चीज़ें डिक्रीज़ करती हैं। इंक्रीज़ कौन कौन सी, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट, और डिक्रीज़ करती हैं ड्राइंग्स और लॉस। 31 नंबर है, राहत हैज़ नॉट मेंटेन्ड अ फुल सेट ऑफ डबल एंट्री रिकॉर्ड्स, she had detail of her assets and liabilities at the start and end of the year, उसके पास है assets और liabilities start और end की उसके पास है detail, which additional information does राहत need in order to be able to prepare her income statement for the year, उसके पास होनी चाहिए जी बी अ समरी ऑफ receipts and payments for the year, जो कि उसने रिसीविंग की है या पेमेंट्स की है उसकी अगर उसके पास हो तो देन she or he can made the profit and loss account income statement। 32 नंबर है, Toby's purchases for the year were $13,000, his closing inventory was $1,000 more than his opening inventory, उसकी closing inventory 1000 ज़्यादा होगी opening inventory से। Toby's gross margin is 20%, What was Toby's revenue for the year, उसका कितना रेवेन्यू होगा, ये बी ऑप्शन है $15,000। कैसे है जी, उसमें सबसे पहले उसने कॉस्ट ऑफ सेल है, उसके बाद उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस दी गई है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कह रहा है कि 1000 मोर है ओपनिंग इन्वेंट्री से। अब अगर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री 1000 ली है ना तो 2000 लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो इट मीन्स कि 1000 ज़्यादा है इससे ओपनिंग से, अगर ओपनिंग 1000 है ये 2000 होगी क्लोजिंग। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये देखिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई 12000। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई तो हम इसको इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इसका प्रॉफिट भी और इसका रेवेन्यू भी। अच्छा, रेवेन्यू किसके इक्वल होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट हमारे पास अगर ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन का मतलब है सेल्स पे 20%, सेल्स का 20% है, तो इट मीन कि कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों 80%, जिसका अगर सेल्स का 20% है ना प्रॉफिट, इट मीन सेल्स 100% होगी, अगर सेल 100% है तो मीन्स के कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होती है, तो 20% अगर प्रॉफिट ये ग्रॉस प्रॉफिट है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 80% फिर कॉस्ट होगी, इट मीन 80% प्लस 20% इज इक्वल टू 100% सेल्स है।
तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू गिवन अमाउंट ओवर गिवन परसेंटेज। गिवन अमाउंट कौन सी है, 12,000, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने फाइंड आउट की है, ओवर गिवन परसेंटेज। अब इसकी गिवन परसेंटेज क्या है, 80% है। और रिक्वायर्ड हम कोई भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड में हम 20% लिख लेंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो 20% है, तो 3000 आ जाएगा प्रॉफिट हमारा। कैसे, 12,000 डिवाइडेड बाई 80% मल्टीप्लाई 20% इज इक्वल टू 3000। अब 3000 हमारे पास अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो हम रेवेन्यू इसमें से बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। ये देखें बैलेंसिंग फिगर आ गई रेवेन्यू की 15,000, क्योंकि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो 12,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 15,000। अब एक ये फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, 12,000 डिवाइडेड बाई 80% मल्टीप्लाई 100%, इससे भी 15,000 आ जाएगा। ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ। 32 नंबर ये करेक्ट है जी, बी ऑप्शन 15,000 जो हमने रेवेन्यू अभी फाइंड आउट किया है। 33 है, CD लिमिटेड टुक आउट अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन एंड यूज पार्ट ऑफ द फंड्स टू पे some of its credit supplies early. How did it affect the trade payables turnover days and return on capital employed ROCE? इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज़ होंगे ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर डेज, उनके डिक्रीज़ होंगे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए डिक्रीज़ होता है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी प्लस डेट, तो ये डेट चूँकि इसको डिवाइड ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन भी डेट है, तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। 34 है, जिमी मेड अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 98,550 in each of the year 2021 and 2022. In 2022, his trade receivable turnover was exactly 2 days shorter than it had been in 2021. उसने कहा कि क्रेडिट सेल्स इतनी थी इसमें इन ईच ऑफ द ईयर 2021 एंड 2022, लेकिन 2022 में उसके जो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर था ना वो 2 डेज शॉर्टर था 2021 से। व्हाट वाज द चेंज इन हिज टोटल ट्रेड रिसीवेबल इन 2022, जिसमें 540 होगा, डिक्रीज आएगा, सी ऑप्शन। ये कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है 98,550 और रिसीवेबल टर्न ओवर इन 2022 इज़ शॉर्टर दैन 2021, और कितना शॉर्ट था, 2 डेज शॉर्टर। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, कितना रिसीवेबल में डिक्रीज़ आएगा, तो क्रेडिट सेल्स है 98,550, डिवाइड करेंगे इसको 365 पे तो हमारे पास एक दिन का आ जाएगा, और ये क्रेडिट सेल्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 2 दिनों का आ जाएगा। इट मीन्स के इतने अकाउंट रिसीवेबल होंगे जो डिक्रीज़ होंगे 2 डेज शॉर्टर से। जिमी मेड क्रेडिट सेल्स, अब ये हमारे पास आगे सी ऑप्शन करेक्ट है, 540 डिक्रीज़ हो जाएगा इसके अकाउंट्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। 35 नंबर है, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बी क्लियरली presented and assume that the user of the financial statement will have a reasonable knowledge of accounting. इसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि जो यूज़र है उसको भी रीज़नेबल नॉलेज है अकाउंटिंग का, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अंडरस्टैंडेबल हो। मीन्स कि उसमें ये करेक्टरिस्टिक हो कि डी हो, जिसमें डी ऑप्शन है, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, कि जिससे आप क्लियर जो पर्सन है जो अकाउंटिंग का नॉलेज रखता है वो अंडरस्टैंड उसको कर सके। मीन ये डी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसमें।